हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हिंदी की इस क्लास में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा क्रिया विशेषण के बचे हुए भाग की। क्योंकि जब मैंने पिछली क्लास क्रिया विशेषण की ली थी तो वहां पे मैंने आपको क्रिया विशेषण के संबंध में विस्तृत पढ़ाया था और अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण के चार भेद थे उसके संबंध में मैंने आपको स्पष्ट वहां पे समझा दिया था। और उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि क्रिया विशेषण का एक ऐसा पार्ट बच रहा है जिसमें रूप या रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद जो कि दो हैं उनके संबंध में हमको पढ़ना है। तो आज हम क्रिया विशेषण के पार्ट दो, जिसमें रूप या बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के जो दो भेद हैं उसकी चर्चा करेंगे। और उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए जो दूसरा अध्याय है यानी कि संबंध बोधक अध्याय के विषय में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो आपको ये टिक यहाँ पे लाल दिख रहे हैं, मैंने क्लास एक बार रिकॉर्ड की थी लेकिन माइक ऑन ना होने की वजह से आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझको क्लास दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही। तो अब हम चर्चा आपसे करेंगे रूप या रचना के आधार पर की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो आपको याद रखना है, रूप रचना या बनावट की दृष्टि से क्रिया विशेषण के आपसे भेद पूछे जाए तब आपके दो भेद हो जाएंगे। अच्छा, इसी क्रम में अगर मैं आपको क्रिया विशेषण के संबंध में रिकॉल कराऊं तो आपको क्या याद रखना है कि क्रिया विशेषण वे शब्द होते थे जो क्रिया की विशेषता को बताते थे। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते थे वो क्रिया विशेषण कहलाते थे। इसके संबंध में मैंने आपको इसके अर्थ के आधार पर चार भेद बताए थे, जिसमें मैंने आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताया था, कालवाचक क्रिया विशेषण बताया था, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताया था और रीतवाचक क्रिया विशेषण के संबंध में मैंने आपसे चर्चा की थी। तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए रूप या रचना के आधार पर जो क्रिया विशेषण के दो भेद हैं उसकी चर्चा मुझको आपसे करनी है। तो सबसे पहले आपका आता है मूल क्रिया विशेषण। इसके शब्द के अर्थ से स्पष्ट है कि जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द से नहीं बने यानी कि अपने मौलिक रूप में मूल रूप में प्रयुक्त हुए हैं, तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द के सहयोग से न बनकर अपने मूल रूप से वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ, इधर, आज, बस, आज, यह ऐसे शब्द हैं। यहाँ, इधर, आज, बस, आज, यह किसी दूसरे शब्द के सहयोग से न बनकर मूल रूप से वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, तो इसलिए इनको मौलिक क्रिया विशेषण या मूल क्रिया विशेषण कहा जाएगा। फिर यौगिक क्रिया विशेषण, तो यौगिक से स्पष्ट है या किसी के मिलने से बना होगा। यौगिक का मतलब ही होता है एक से अधिक, यानी कि दो एक से अधिक के मेल से बनता है। जैसे जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द की सहायता से बनते हैं, तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द की सहायता से बनते हैं उनको यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे रात भर, अब देखो यहाँ पर रात और भर यानी कि जो भर है, भर एक क्या है, अव्यय है। भर एक अव्यय है और उसके संबंध में आपको क्या याद रखना है, एक अव्यय यानी कि प्रत्यय है। भर जो आपका है यह प्रत्यय है। तो चूंकि इस रात में इस भर प्रत्यय का प्रयोग करके इसको यह शब्द बनाया गया है, इसलिए यह किसका उदाहरण है, यौगिक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। जैसे हर बार, तो यहाँ भी देखो हर और बार यह दो शब्दों के मेल से बना है, इसलिए चूंकि इसमें दूसरे शब्द की सहायता मिल रही है, यह आपका यौगिक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। इसी क्रम में आपको याद रखना है यहाँ तक, बारी बारी, साथ साथ, ये ऐसे इसके उदाहरण हैं जो चूंकि किसी दूसरे शब्द की सहायता से क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इसको यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। अच्छा, इसके अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यौगिक क्रिया विशेषण के बनने के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से यौगिक क्रिया विशेषण बनाया जा सकता है, तब आपको याद रखना है कि यौगिक क्रिया विशेषण तीन प्रकार से बनाया जा सकता है। एक, शब्द भेदों में प्रत्यय शब्दांश, देखो मैंने रात भर बताया तो इसमें भर प्रत्यय का प्रयोग हुआ। यदि शब्द भेद में आपका प्रत्यय शब्दांश को जोड़ दिया जाएगा तब भी क्रिया विशेषण बन सकता है। फिर आपका आता है शब्दों की द्विरुक्ति से, यानी कि एक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ हो, जैसे यहाँ पे बारी बारी, साथ साथ, यहाँ पे शब्दों की द्विरुक्ति हुई है और भिन्न भिन्न शब्दों के मेल से, दो भिन्न भिन्न शब्दों के मेल से, जैसे हर बार यह दो भिन्न भिन्न शब्दों के मेल से बना है। तो यह तीन प्रकार ऐसे हैं, कौन कौन से, एक, शब्द भेदों में प्रत्यय शब्दांश जोड़ने से, शब्दों की द्विरुक्ति से, या भिन्न भिन्न शब्दों के मेल से यौगिक क्रिया विशेषण का निर्माण हो सकता है। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि यौगिक क्रिया विशेषण कितने प्रकार से बन सकते हैं, तो वह तीन प्रकार से बन सकते हैं। फिर इसके संबंध में एक विशेष बात क्या है कि दूसरे शब्द आपको याद रखना है, क्रिया विशेषण के संबंध में आपको याद रखना है कि दूसरे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, दूसरे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, परिवर्तन या रूपांतर, बिना किसी रूपांतर के क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनको स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। यदि आपसे स्थानीय क्रिया विशेषण के बारे में एग्जाम में पूछ ले तब आपको क्या याद रखना है कि ऐसे शब्द जो मूल रूप से क्रिया विशेषण में प्रयुक्त हो गए, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, या तो पहले वो सर्वनाम थे या विशेषण शब्द थे, क्योंकि विशेषण शब्द में भी उसका वही रूप था और क्रिया विशेषण में भी वह उसी रूप में बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में प्रयुक्त हो गया। जब आपको ऐसे शब्द दिख जाए तब आपको वहां पे ये समझ लेना है यह स्थानीय क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जैसे मैंने उदाहरण लिया, वह अच्छा खेलता है, तो जो है अच्छा शब्द है, यह अच्छा शब्द है, इसको मैंने आपको विशेषण गुण, खासकर विशेषण में गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत बताया था। लेकिन चूंकि इस वाक्य में आप देखिए कि यह न तो इस सर्वनाम की विशेषता बता रहा, ना किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा, बल्कि इस खेलना क्रिया की विशेषता बता रहा है।
तो चूंकि यह इस क्रिया की विशेषता यह शब्द बता रहा है, इसलिए यह विशेषण ना होकर क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। तो आप इससे ये बात स्पष्ट हो गई। देखो यह अच्छा आपका विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होता है, लेकिन वाक्य में यहाँ पे इसे चूंकि यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इसलिए आपको याद रखना है, चूंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं, अच्छा जो जिस रूप में आपका विशेषण में प्रयुक्त होता था उसी रूप में यहाँ क्रिया विशेषण में प्रयुक्त हुआ है, तो यह आपका स्थानीय क्रिया विशेषण का उदाहरण हो गया। तो जो क्रिया विशेषण के संबंध में एक पिछली क्लास थी और आज की क्लास में जो बचा हुआ भाग था मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अगर आपको इतना तैयार है तो क्रिया विशेषण से अब दूसरा प्रश्न आपसे नहीं बनेगा और कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपसे चर्चा करेंगे, चूंकि मैंने अव्यय के आपको 4 भेद बताए थे, तो चूंकि पहला भेद क्रिया विशेषण पढ़ लिया है, अब दूसरा भेद हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कौन सा? संबंध बोधक अव्यय। अब किसकी चर्चा हमको करनी है? संबंध बोधक अव्यय की आपसे चर्चा करनी है। तो इस संबंध बोधक वाक्य से स्पष्ट होगा कि इसमें संबंध की बात होगी। इसमें संबंध की बात क्या होगी? आपको इसकी परिभाषा क्या याद रखनी है कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य में संज्ञा का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ऐसे शब्द जो वाक्य में संज्ञा के बाद प्रयुक्त होंगे और संज्ञा का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताएंगे, उसको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। वही बात लिखी कि जो अव्यय किसी संज्ञा के बताकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आपको उदाहरण के माध्यम से मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ। वह दिन भर काम करता है, तो यहाँ पे जो भर शब्द है यह आपका संबंध बोधक अव्यय है। और चूंकि यह भर शब्द जो यह दिन है जो कि आपका संज्ञा है और यह काम जो कि क्रिया है, तो जो आपका भर शब्द है इस दिन संज्ञा का संबंध इस काम से स्पष्ट कर रहा है, इसलिए यह आपका संबंध बोधक अव्यय हो गया। जैसे मैं विद्यालय तक गया, अब विद्यालय आपकी संज्ञा है और विद्यालय का संबंध गया से बताने वाला शब्द कौन सा है? तक। तो चूंकि इस विद्यालय और गया का संबंध, विद्यालय एक संज्ञा और संज्ञा का संबंध दूसरे शब्द यानी कि गया से कौन सा शब्द बता रहा है? तक शब्द बता रहा है, इसलिए यह संबंध बोधक का उदाहरण हो जाएगा। फिर आपका आता है मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, यानी कि पानी और जीवन का संबंध, पानी और जीवन का संबंध यह बिना शब्द बता रहा है। तो चूंकि पानी भी क्या द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो चूंकि इस संज्ञा का संबंध वह जीवन से बता रहा है, इसलिए जो आपका बिना शब्द है वह किसका उदाहरण हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण हो जाएगा। फिर अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक के मैंने भेद लिए हैं उसको मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। और चूंकि जो आपके भेद हैं उसका जो शाब्दिक अर्थ है उसी के आधार पर आप बहुत आसानी से उसके उदाहरणों को पहचान पाएंगे। जैसे कालवाचक, तो कालवाचक से स्पष्ट हो गया कि इसमें समय की बात की जाएगी, काल का मतलब ही समय होता है। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो समय का बोध कराएंगे वह कालवाचक संबंध बोधक के अंतर्गत, सॉरी क्रिया विशेषण मैंने बोल दिया था, ऐसे संबंध बोधक अव्यय जो समय का बोध कराएंगे वह आपके कालवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। जैसे के उपरांत, के पूर्व, के बाद, यानी कि अगर के उपरांत का मतलब क्या होता है? के बाद, कोई काम हो उसके बाद। के पूर्व यानी कि पहले की बात की जा रही, के बाद यानी कि बाद की बात की जा रही, क्योंकि यहाँ पे समय का बोध हो रहा है, तो यह कालवाचक के उदाहरण हो जाएंगे। फिर स्थानवाचक में स्थान का बोध होगा, के समीप, के निकट, के पास, से दूर। फिर दिशावाचक में आपका दिशा का बोध होगा। इसमें ज्यादा समय नहीं होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन आप इसको अगर देख लेंगे तो अगर बाई चांस यहाँ से प्रश्न बन जाए तो आप यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर दिशावाचक की ओर, की तरफ, के पार। फिर आपका कारणवाचक आता है, के मारे, के कारण, के लिए। फिर विषयवाचक में के लेखे, के नाम, के बाबत, के विषय। तो जहाँ पे विषय के संबंध में बोध होगा तो के लेखे यानी किसी के नाम पे लिखना है, ठीक। मित्रतावाचक के सिवा, के अलावा, के बगैर, किसी के बिना, किसी के अलावा। तो अगर ऐसे शब्द आएंगे तो मित्रतावाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो विनिमयवाचक, विनिमय का अर्थ क्या होता है? किसी से बदलना, तो वही के बदले, के एवज में, की जगह, यानी कि किसी दूसरे के स्थान पर तो किसी चीज से बदलना होता, बदला जाता है, उसको क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। फिर सादृश्यवाचक का मतलब क्या होता है? उसके समान, तो के योग्य, के लायक, के समान, की तरह, की भांति, के अनुसार। चूंकि यहाँ पे सादृश्यता यानी कि समानता का बोध इन शब्दों से हो रहा है, इसलिए यह जो आपका सादृश्यवाचक संबंध बोधक है उसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर आपका आता है विरोधवाचक। तो विरोधवाचक शब्द से स्पष्ट है कि यहाँ पे ऐसे शब्द आएंगे जो विरोध का बोध करा रहे होंगे, जब उनका आप उच्चारण करेंगे तो विरोध का बोध होगा। जैसे के विपरीत, तो विपरीत का मतलब क्या होता है? विपरीत का मतलब ही विरोध को दर्शा रहा है। के विरुद्ध, के खिलाफ, से उल्टा, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं या विरोध को दर्शा रहे हैं। और अब जब वाक्य में आप इनके प्रयोग को देखेंगे तब आप जब ये देखेंगे कि यह संज्ञा का संबंध किसी दूसरे शब्द से बता रहे हैं, तो पहली चीज तो आप ये पकड़ लेंगे कि यह संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण है। और उसके बाद जब आप इसमें विरोध का बोध देखेंगे तब आपको ये स्पष्ट हो जाएगा यह
संबंध बोधक के अंतर्गत भी विरोधवाचक के भेद हो जाएंगे। फिर साहचर्यवाचक, साहचर्यवाचक का मतलब क्या होता है? साथ, साहचर्य का मतलब ही होता है साथ। तो इसमें कौन से आ जाएंगे? के साथ, के संग, के सहित, केवल। फिर संग्रहवाचक में भर, पर्यंत, तक, समेत। फिर तुलनावाचक यानी यहाँ पे तुलना का बोध होगा, की अपेक्षा, के सम्मुख, के या से आगे, या के उनके सामने। तो जब ऐसे शब्द आएंगे जहाँ पे तुलना का बोध हो रहा होगा, वह आपके तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो अर्थ की दृष्टि से इसके संबंधवाचक के भेद थे, मैंने आपको बहुत संक्षेप में और बहुत जल्दी बताया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ना के बराबर बनते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो यदि आप संबंध बोधक अव्यय के विषय में समझ गए हैं, तो वाक्य में आपको अंडरलाइन करके देगा कि निम्नलिखित में से जो रेखांकित शब्द है उसमें किस अव्यय का प्रयोग, कौन सा अव्यय है उसमें। तब आप यदि इस संबंध बोधक को समझे रहेंगे तो बहुत आसानी से बता पाएंगे कि वह संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। बाकी यहाँ से बहुत कम प्रश्न बनेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपसे डीप जाके एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो आप यहाँ से भी प्रश्न बना सकते हैं, अगर आप इसको समझ लेंगे। फिर रूप की दृष्टि से संबंधवाचक के भेद, तो मैंने आपको बताया कि अव्यय में जब भी रूप रचना या बनावट की दृष्टि से आपको अव्यय के भेद पूछे जाएंगे, किसी भी अव्यय के, चाहे क्रिया विशेषण के पूछे, चाहे संबंध बोधक के पूछे, चाहे समुच्चय बोधक के पूछे, किसी के भी पूछेगा, तो उसमें आपको सीधे सीधे याद रखना है इसके दो भेद होंगे, एक आपका मूल और दूसरा यौगिक। तो इसमें से मूल संबंधवाचक आया है, तो मूल संबंधवाचक में वही बात आपको याद रखनी है, जो संबंधवाचक अव्यय किसी दूसरे शब्द के प्रयोग से ना बने हो, किसी दूसरे शब्द की सहायता से ना बने हो, उन्हें मतलब ऐसे संबंधवाचक अव्यय जो अपने मौलिक रूप में ही वाक्य में प्रयोग किए हैं, उनको मूल संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। और यौगिक संबंधवाचक में आपको क्या याद रखना है, जो किसी दूसरे शब्द की सहायता से बने होंगे, उनको क्या कहेंगे? उनको यौगिक संबंधवाचक अव्यय कहा जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये दूसरा आपका अव्यय था संबंध बोधक अव्यय, उसके संबंध मैंने आपको समझा दिया, और इतना आपके लिए पर्याप्त है। अगर यहाँ से प्रश्न उठता है तो आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को बना पाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।